सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण के संबंध में जो है वो बात करेंगे। आपको ध्यान होगा, हमने पिछले बार जो लेक्चर वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के संदर्भ में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर अंत में जाकर उसकी कुछ सीमाओं के बारे में, उसकी कमियों के बारे में भी चर्चा की थी कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है वो वैसे कोवेलेंट कंपाउंड को, कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने में सफल हुई, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो कि हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं समझा सकते, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड का बनना, जैसे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना। वो हम जो है जिसको हम अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको हम उस आधार पर नहीं समझा सकते। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है उसके जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, उसके जो अनुचुंबकीय गुण हैं, उनको हम उसके आधार पर नहीं समझा सकते, क्योंकि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर तो ऑक्सीजन जो है उसके अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उस आधार पर उसके जो चुंबकीय गुण हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करते। तो इस तरह से हमने पिछले बार जो है वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के संदर्भ में बात की थी। आज हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के ऊपर ही आधारित जो है उसके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स या दिशात्मक गुणों के संबंध में कुछ बात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं पॉलिंग और स्लेटर ने सहसंयोजकता बंध, जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी थी, सहसंयोजकता बंध सिद्धांत का जो है वो उपयोग अणुओं में बंधन व उनकी संरचना को समझाने के लिए किया था। उन्होंने उसकी बॉन्डिंग को और स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ही सहसंयोजकता बंध का सामर्थ्य, स्ट्रेंथ जो है वो परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि इसी सिद्धांत के आधार पर हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को होगा, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जितना अधिक अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होगा, बंध उतना ही मजबूत बनेगा। इसी सिद्धांत के अनुसार बंध में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा यानी एनर्जी तथा सिमेट्री जो है वो समान होनी चाहिए। इस सिद्धांत में ये कहा गया कि जो ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो है और उनकी जो सिमेट्री है वो लगभग वो समान होनी चाहिए। इस प्रकार अधिकतम अतिव्यापन की दिशा ही बंधन की दिशा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग का जो डायरेक्शन है वही बॉन्ड का इसमें डायरेक्शन होगा। विभिन्न कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध के निर्माण में विभिन्न कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध के निर्माण में दिशा के प्रभाव को हम निम्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं जो कि अतिव्यापन से बन रहे हैं, उसके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हमें समझना है तो हम क्या है उसके कुछ सामान्य उदाहरण यहाँ पर लेंगे और उस आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं B2 अणु का उदाहरण, बोरोन का। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 1s2 2s2 2px1 है, ये हम सभी जानते हैं। अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन px कक्षक में मौजूद है। इसमें जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, वो px कक्षक में मौजूद है। अतः Bb अणु यानी B2 अणु जो है केवल उस स्थिति में बनेगा यदि बोरोन परमाणु एक दूसरे की ओर x कक्ष की तरफ पर बढ़ेंगे, यानी कि दोनों जब बोरोन परमाणु जो है वो x कक्ष की तरफ बढ़ेंगे तो उनके बीच में इस प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसी अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन होकर एक सिग्मा बंध बन सकता है। तो इसको अपन यहाँ पर उदाहरण से देख सकते हैं। देखिए, ये दो बोरोन के परमाणु की बात है। इसका जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, इसमें 1s2 2s2 2px1 है, यानी कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो px कक्षक में मौजूद है। तो जो दोनों px कक्षक हैं वो एक दूसरे की तरफ, जिसको हम देख सकते हैं, बढ़ रहे हैं, और उसके पश्चात नीचे जो है उनके बीच में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होकर जो है समपार्श्विक अतिव्यापन, जो जिसको अपन कहते हैं
समाक्ष अतिव्यापन होकर, समपार्श्विक अतिव्यापन तो पाई बॉन्ड में होता है, समाक्ष अतिव्यापन से जो है एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है और उसको अपन इस चित्र की सहायता से यहाँ पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम ऑक्सीजन अणु का बनना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन के पास 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्रमशः इसके py और pz कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। ये दोनों कक्षक परस्पर एक दूसरे से लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर स्थित रहते हैं। अतः यदि 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के समीप y अथवा z अक्ष पर आएंगे तो py कक्षक का अतिव्यापन होकर एक सिग्मा बंध बन जाएगा। किंतु विपरीत चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों वापिस बोलता हूँ इसको, किंतु विपरीत चक्रण वाला एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के pz कक्षकों में उपस्थित है। इन कक्षकों का अतिव्यापन अक्ष पर संभव नहीं है। अतः इन कक्षकों का पार्श्वती यानी साइडवाइज, जिसको हम कह सकते हैं सहपार्श्विक या कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है। तो ये जो कक्षक हैं जो pz उस पर अक्ष पर हैं, इनका जो है कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है और p कक्षकों का सहपार्श्वीय अतिव्यापन, जिससे आधा बंध ऊपर व आधा बंध नीचे बनता है, मिलकर एक पाई बंध कहलाता है। अतः पाई बंध का बनना जो है वो हम इस प्रकार ऑक्सीजन में चित्र द्वारा समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो pz एक्सिस जो है उस पर और दूसरे pz एक्सिस पर दोनों पर जो है जो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो एकदम सीधी नहीं हो सकती, वो ऊपर और नीचे के तरफ, अक्ष के ऊपर या नीचे की तरफ हो सकती है, जिसको हम सहपार्श्विक अतिव्यापन या कोलेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इस तरह का पार्श्वती अतिव्यापन होकर इस प्रकार से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो इसमें होता है। चूंकि यहाँ अतिव्यापन बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 स्थानों पर होता है, अतः एक पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल प्रकृति का होता है। अतः एक ऑक्सीजन अणु बनने में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य 2 बंध का निर्माण होगा। पहला एक सिग्मा बंध जो कि py कक्षकों के अक्षीय यानी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा और दूसरा पाई बंध जो कि pz कक्षकों के सहपार्श्वीय अतिव्यापन यानी कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। इस प्रकार ऑक्सीजन अणु के बनने को हम इस प्रकार नए जो हम चित्र दिखा रहे हैं उसकी सहायता से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें यहाँ px, py और pz तीनों तरह के ऑर्बिटल्स को यहाँ पर हमने दिखाया गया है ना। तो py एक्सिस पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अक्षीय अतिव्यापन से एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और pz अक्ष जो pz दिशा में जो कक्षक हैं उनके अतिव्यापन से सहपार्श्विक अतिव्यापन से कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का निर्माण जो है वो होता है। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इनके मध्य 2 बंध बन रहे हैं, जिसमें एक सिग्मा बंध बनेगा जो कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ जो है py ऑर्बिटल उससे बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा जो कि कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ pz ऑर्बिटल्स, दोनों pz ऑर्बिटल से बनेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन अणु के अंदर ये इस प्रकार से दोनों बंध जो है उनका निर्माण होता है। फिर हम अगला उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन अणु का। देखिए नाइट्रोजन जो है उसका जो परमाणुीय जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, परमाणु क्रमांक 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2px
1, 2py1 एंड 2pz1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो नाइट्रोजन के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्रमशः px, py और pz कक्षकों में उपस्थित हैं। अतः 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य 3 बंध बनेंगे। अब यहाँ हम नाइट्रोजन अणु के बनने की बात हम कर रहे हैं, तो जो 2 नाइट्रोजन एटम्स जब पास में आएंगे तो उनके बीच में स्वाभाविक रूप से, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 बंध जो है उनके बीच में बनेंगे। स्वाभाविक है, इसमें अक्षीय अतिव्यापन तो एक ही कक्षक करेगा और शेष 2 कक्षकों का सपार्श्वीय अतिव्यापन होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक बट नेचुरल सी बात है कि जब ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो उनमें से 2 जो ऑर्बिटल्स हैं उनके कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी शेष जो 2 कक्षक हैं वो अन्य 2 कक्षकों के साथ में कोलेटरल ओवरलैपिंग से 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का 2 पाई बॉन्ड्स का निर्माण करेंगे। तो 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य 1 सिग्मा बंध व 2 पाई बंध बनेंगे जो कि परस्पर लंबवत होंगे। देखिए अपन इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 एक्सिस दिखाए हैं नाइट्रोजन की। हम बात करें, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस और एक है जेड एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने अक्षीय अतिव्यापन दिखाया, यानी कोएक्सियल ओवरलैपिंग दिखाया px ऑर्बिटल्स के मध्य, और एक सिग्मा बंध का निर्माण होगा। इसके बाद में pz एक्सिस पर जो है वो सहपार्श्वीय अतिव्यापन जो है वो दोनों जो ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, ऊपर और नीचे की दिशा में। तो ये क्या होगा, ये एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से जो है py यानी y एक्सिस के अलोंग जो है वो भी समपार्श्विक अतिव्यापन होगा, यानी कि py ऑर्बिटल, एक नाइट्रोजन का और दूसरे नाइट्रोजन का py ऑर्बिटल, इनके बीच में जो है वो जो है कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। यानी ओवरलैपिंग जो होती है वो अक्ष की दिशा में ना होकर उसके ऊपर व नीचे होती है, और उसका जो परास होता है ओवरलैपिंग का वो भी काफ़ी कम होता है, इसलिए जो पाई बॉन्ड है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के बीच में 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। एक जो बनेगा वो py ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, कोलेटरल ओवरलैपिंग से, एक बनेगा pz ऑर्बिटल्स की कोलेटरल ओवरलैपिंग से, और px ऑर्बिटल की कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, समपार्श्विक अतिव्यापन से जो है वो सिग्मा बंध जो है उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के अंदर 1 सिग्मा बंध और 2 पाई बंधों का निर्माण जो है उनके मध्य ओवरलैपिंग से होता है। अब अपन बात करते हैं H2O अणु के संबंध में, जल के अणु के। जल के एक अणु में 1 ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन परमाणुओं के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन py व pz कक्षक में उपस्थित हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके 1s कक्ष में उपस्थित है। अतः यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु y व z एक्सिस की दिशा से जो है वो ऑक्सीजन परमाणु की ओर आएंगे तो अतिव्यापन द्वारा 2 सिग्मा बंध बनेंगे और H2O का एक अणु जो है वो उसका निर्माण होगा। तो जो है हाइड्रोजन के परमाणु जो है वो ऑक्सीजन की तरफ y और z एक्सिस की दिशा में जब हम बढ़ेंगे, तब ऑक्सीजन की तरफ वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 सिग्मा बंध का निर्माण होगा। देखिए अपन कैसे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके अंदर y एक्सिस और z एक्सिस जो है उसको हम देख सकते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और उसी एक्सिस के अलोंग जो है वो 2 हाइड्रोजन परमाणु इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जो x एक्सिस है उस पर जो है जो px ऑर्बिटल है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस पर उपस्थित हैं। तो हम देख सकते हैं जल के अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणु जो कि y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग बढ़ेंगे तो वो कोलेटरल ओवरलैपिंग करके समाक्ष अतिव्यापन करके जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड का
निर्माण करेंगे तो इस तरह से H2O में 2 सिग्मा बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है उसके द्वारा हम कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनके अंदर दिशात्मक गुण जो है उनको हम समझा सकते हैं। इसके बाद में कल हम इसके संबंध में और बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं, 2 प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।